हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और बेहतरीन से सेशन में। आज अपना न्यूटन्स लॉ का लास्ट लेक्चर है। ऑल तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन एक कंप्लीट सेशन पीवाईक्यू के बेस्ड पे, थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन के बेस्ड पे अभी ले रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आज अपन लास्ट लेक्चर ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का और स्टार्ट करेंगे इसके अगले लेक्चर से। कौन सा बेटा? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 19 मैंने दे दिया है। वैसे आज कंप्लीट न्यूमेरिकल सेशन करेंगे और कुछ एक दो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी कवर करूंगा जो आ सकता है एग्जाम में, राइट ना। और सारे पीवाईक्यू करेंगे, फ्रिक्शन के, न्यूटन्स लॉ के, और बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का हम लेंगे और फ्रिक्शन का लेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं और इंजॉय करेंगे अपन सेशन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लिखा है, 2012 का है। बोल रहा है कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 मीटर। तो banked curve है, 90 मीटर का रेडियस है। ओके, 90 मीटर का रेडियस है ये वाला। बोल रहा है फ्रिक्शनलेस रोड ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड। और फ्रिक्शनलेस रोड में क्या करा जाता है? फिर बैंक्ड किया जाता है। ये स्मूथ वाला केस नहीं है, ये केस कैसा है? बैंकिंग वाला केस है। तो जल्दी से देखोगे, एकदम एंजॉय करोगे। तो इस केस में क्या किया इसने, क्वेश्चन वालों ने क्या किया हमारे लिए? बैंक्ड कर दिया रोड को। रोड को क्या कर दिया जल्दी से बताइए? रोड को क्या कर दिया जल्दी से बताइए? सर बैंक्ड कर दिया, ये बैंक्ड कर दिया। तो ये 45 डिग्री पे बैंक्ड कर दिया। बोल रहा है स्पीड ऑफ द कार इज। तो मैंने बताया है कि ऐसे सिचुएशन में कार का स्पीड कौन डिसाइड करेगा? यहां पे ये जो रेडियस होगा वो डिसाइड करेगा। और रेडियस इसने बता दिया है 90 मीटर का है, 1000 kg का मास है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड पूछा है, तो स्पीड जो होगा इस केस में वो क्या होगा जल्दी से बताओ? आर जी टेन थीटा। क्या याद है फॉर्मूला? क्या याद है फॉर्मूला? आर जी टेन थीटा इज द मैक्सिमम स्पीड। ऐसे केस में होता है, कुछ नहीं बोलेगा तो मैक्सिमम स्पीड का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 90 मीटर है, तो 90 मीटर को मैं 30 × 3 कर देता हूं। जी का वैल्यू कितना है? 10, और ये 10 45, क्योंकि ये कितना एंगल है? 45। 10 45 होता है 1, इसका रूट करोगे तो ये 31 और 31, तो 2 बार 30 का 1 बार 30 निकल गया। आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। मजा आया? और टिक करके आगे की क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने बैंक का फॉर्मूला सिखाया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों आर जी टेन थीटा लिखा? क्योंकि कोई बात इसने नहीं की है क्वेश्चन में। चलिए सर, अगला बोल रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ रोड टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड। अब इस बार वही वाला केस है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है और ये रेडियस, और यहां पे जो कार है उसमें फ्रिक्शन दे रखा है तुम्हारे पास, है ना बेटा? कितना? 0.4 हो गया म्यू का वैल्यू। तो इस बार क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड। तो इस बार भी क्या होता है जल्दी से बताओ? म्यू आर जी का रूट। क्या ये तुम्हें पता है? क्योंकि यहां पे जो होता है फ्रिक्शन वही प्रोवाइड करता है, इसके व्हील के ऊपर जो फ्रिक्शन है वही प्रोवाइड कर रहा है इसको इधर की तरफ जाने के लिए। देखो मजा आया? अगर इधर जा रहा है तो ये जैसे इधर जाएगा तो बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, अंदर की तरफ फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन कितना है? म्यू एम जी। कि नॉर्मल इसके इस तरीके का कार है, मैंने बताया भी था तुम्हें लास्ट क्लास में, याद है तुम लोगों को? इस तरीके का कार बैंक ऐसे जा रही है स्मूथ सरफेस पे, तो एम जी नॉर्मल को बैलेंस करेगा और व्हील के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वही एम वी स्क्वायर बाय आर को प्रोवाइड करेगा। तो एम खत्म हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और म्यू एम जी को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एम खत्म होके, और वी स्क्वायर का रूट दे दिया। तो ये चीज मैंने डिराइव भी अभी बोलते बोलते कर दिया। कितनों को फील आया बताना तो जरा सा। बस फॉर्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। और बहुत बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है। म्यू का वैल्यू हो गया 0.4, आर का वैल्यू हो गया 30 और जी का वैल्यू हो गया 10। तो ये पॉइंट उड़ा दो तो यहाँ पे 10 हो गया, ये खत्म हो गया। ये हो गया 4 का रूट कितना हो जाएगा? 4 का कितना? ये इसको 10 × 3 कर पाओगे, और क्या कर पाओगे? 30 को नहीं कुछ कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, 4 का 2 कर लो। और रूट अंडर 30 है, रूट अंडर 30 को क्या लिखोगे तुम? 5 5 जा 25 है ना, 6 6 जा 36। तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा 5.5 ले लेता हूं मैं। क्या ले लूंगा? 5.5 ले लेता हूं। ये किसको? रूट अंडर 30 को। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर हो गया 5 2 10 0, 5 2 10 और 1 11 के आसपास हो रहा है लगभग मीटर पर सेकेंड। तो 11 के आसपास आंसर कौन सा होगा?
ये हो जाएगा 10.84। तो ये आंसर हम टिक करेंगे। अब एग्जैक्ट इसने 9.8 लिखा था, तो यार 9.8 करके प्रॉपर कैलकुलेशन करो फिर, इसीलिए मैंने आंसर टिक नहीं किया। तो इस बार 9.8 रख के एग्जैक्ट कैलकुलेट करो तो वही हो जाएगा, 10.84 ही आने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा है और ये भी कम हो जाएगा ना, तो कहानी 10.84 के आसपास ही आ जाएगी। लेकिन कैलकुलेट करना प्रॉपर। काफी पुराना क्वेश्चन है देखो 95 का, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जेईई मेन का तुम्हारे लिए उठाया क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन अभी पूछा है 2024 में। तो देखो कितना लिंक होता है, क्यों करवाता हूं मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को ऐसे। जरा पढ़ो। ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का पूछ दिया था। अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड का मतलब वो बैंक मतलब वो हाइट जो तुम एंगल जो तुम इंक्लाइन कर देते हो वो नहीं है ना, विद ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया करो। 7 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 35/18। और अब ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, तो ये लेस देन 2 है क्योंकि 18 2 जा 36 होगा, यानी कि 2 से छोटा वैल्यू है ये। क्या बोलते हो तुम लोग, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या है, 2 से छोटा वैल्यू है। इसको थोड़ा सा मैं हटा ही देता हूं, ये 2 से छोटा वैल्यू है, ये लेस देन 2 है। ठीक है मेरे दोस्त, ओके सर। चलिए तो इसको कैलकुलेट करना जरूरी था, यानी कि वी मैक्स का वैल्यू जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में, वी मैक्स जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड है। चलो ये चीज क्लियर हो गया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। एंड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न along a path of radius 2 मीटर without reducing the speed, यानी कि 2 मीटर के रेडियस पे ये बिना स्पीड को घटाए चल देता है। बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड ये खेल रहा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2, द साइक्लिस्ट विल नॉट स्लिप एंड पास द कर्व। अब बोल रहा है वो जो साइक्लिस्ट चल रहा है वो स्लिप नहीं करे और कर्व को पास कर दे, ये कब संभव है? अब अभी तुरंत मैंने बताया कि उस केस में ये स्पीड को तो कम किया नहीं, मतलब मैक्सिमम स्पीड। इस केस में क्या होगा जल्दी से बताओ। अब बैंक तो है नहीं तो वी मैक्स क्या होगा, रूट अंडर म्यू आर जी। म्यू का वैल्यू कितना इसने बोला 0.2, आर का वैल्यू इसने कितना बोला जल्दी से बताओ, 2 मीटर का ही बोला, और जी का वैल्यू कितना बोला 9.8, तो 10 ही मान लेते हैं मान लो, लेकिन 9.8 भी मान के करेंगे इसको, टेंशन मत लो। अगर इसको पॉइंट उड़ाओगे तो ये 9.8 है, ये 10 है, तो ये लेस देन 1 आएगा। तो ये वैल्यू देखो, ये 10 और 10 खत्म हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 से छोटा, यानी कि ये इसी के बराबर आ जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो। यानी कि यहां से ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है। एग्जैक्ट 9.8 सेम तरीके का चीज ही आ गया है यहाँ पे, देखो कैलकुलेट करोगे तो। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे 9.8 रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी 2 2 जा 4 से छोटा हो रहा है, और ये भी 4 से 4 मतलब रूट अंडर 2 से छोटा, तो ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है। ये बोल रहा है कि कोई कार है जो 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 7 टन ले लेता है, और वहां पे 7 टन लेने का जो मैक्सिमम लिमिट था वो भी यही था। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात कर रहा है, स्टेटमेंट 1 सही कर रहा है। स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे अपन लोग ध्यान से। बोल रहा है इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, साइक्लिस्ट कैन क्रॉस द कर्व ऑफ 2 मीटर रेडियस विद द स्पीड ऑफ 18.5 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे केस में पहले बोल दिया क्या कि v जो है वो 18.5, इसको तुम किलोमीटर पर आ रहा है, इसको तुम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने अभी तुरंत बताया 18.5 इंटू 5/18। अब 5/18 करोगे तो ये 18 से कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, थोड़ा सा ज्यादा, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये ध्यान रखना 5 से ज्यादा स्पीड है ये। अब बोल रहा है कि बैंक रोड है 45 डिग्री पे और ये आर का वैल्यू 2 मीटर है, तो बोल रहा है विदाउट स्लिपिंग ये कर रहा है, तो इस बार वी मैक्स कितना हो जाएगा इस डेटा से वो देखो। तो क्या अभी तुरंत क्या बताया तुम्हें मैंने, आर जी इंटू 1045 यही बताया। तो आर का वैल्यू कितना है इसने बोला 2 मीटर का कर्व है, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू कितना है 10 है। तो यहां पे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 1045 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 2, जी का वैल्यू कितना है 10, 10 को 2 इंटू 5 लिख देंगे, तो
तो ये तो 2 आ गया हमारे पास, और यहां पे जो 5 बचा, 5 का रूट कितना होगा 2.2 मान लो, है ना। तो ये देखो 5 से छोटा हो जाएगा, ये 5 से ज्यादा है और ये 5 से छोटा है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड उस कार का ऐसे रोड पे 5 से छोटा होना चाहिए। देखो लेस देन इक्वल टू 5 है, ये एक्चुअल में ये 4 पॉइंट समथिंग है, और ये बोल रहा है कि मैं 5 मीटर से ज्यादा स्पीड से टर्न लिया हूं, जबकि उस रोड पे सेफ स्पीड है 5। तो ये गलत बोल रहा है कि नहीं। बोल रहा है इफ द रोड इज बैंक्ड एट 45 डिग्री साइक्लिस्ट कैन क्रॉस 2 मीटर रेडियस विद a speed of 18.5. This is wrong. Cyclist can't cross without slipping in this situation. क्योंकि विदाउट स्लिपिंग के लिए उसको 2 2 जा 4 से जो ये आया है एग्जैक्ट उससे छोटा स्पीड से वो 7 टर्न कर सकता था विदाउट स्लिपिंग, लेकिन ये बोल रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कर गया, इसका मतलब ये गलत किया। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, ये कितना 2 क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करवा लिया। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लोगों को लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, दोनों को प्रॉपर सॉल्व करवा लिया। तो ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन दे दिया तुम्हें। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया सिमिलर क्वेश्चन डायपोल के ऊपर 2024 में भी पूछा गया है। नीट की बात कर रहा हूं दोस्त, समझ रहे हो ना। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस था। चलो अगला आता है, बोल रहा है अ 500 kg कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ वेलोसिटी 36। अब देखो वेलोसिटी 36 मीटर, इसको 5/18 कर दो पहले, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मजा आया, ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। देखो मजा आया। अब क्या बोल रहा है, ये 500 kg कार takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per hour. The centripetal force इस केस में बोल रहा है, तो रेडियस तो 50 का है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा mv²/r होगा। क्या बोलते हो, तो वो हो जाएगा mv²/r। दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स। m का वैल्यू कितना बोला इस क्वेश्चन वालों ने, जरा सा उसे यूज करो। m का वैल्यू कितना बोला 500, v² मतलब 10 × 10 है कि नहीं, और r का वैल्यू कितना बोला जल्दी से बताओ। रेडियस कितना है 50 मीटर, देखो 50 मीटर। तो तुम्हें बात पूरा समझ में आ गया है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 5 से गया, 5 से 100 में गया, तो ये कितना हो गया 1000। तो हो गया 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन जो होगा वो यहाँ पे काम हो जाएगा। देखते जा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिया तुम्हारे लिए, 2021 में पूछा है जेईई मेन में। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम्हें। थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन करते रहा करो। क्या बोल रहा है वो देखते हैं। बोल रहा है अ बॉय ऑफ मास 4 kg, ये 4 kg का है भैया। ओके, ये डायग्राम मैंने चेंज किया है, पहले ऐसे था टेढ़ा थोड़ा, लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन में ये टेढ़ा नहीं है। तो यहां पे ये बंदा यहाँ पे टी दिखा रहा है, इसका मतलब ये टी से ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा। अगर इसका एफबीडी बनाते हो तो यहाँ पे 4 kg का है, और बोल रहा है अ 4 kg स्टैंडिंग ऑन अ पीस ऑफ वुड हैविंग अ मास ऑफ 5 kg। तो ये 5 kg और ये 4 kg है। ओके, बहुत मजा आया। और यहाँ पे जी का वैल्यू कितना है 10, तो नीचे की तरफ mg लगेगा इन दोनों का, कितना 5 और 10 कितना हो गया 9, तो हो गया 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या बोलते हो। अब यहां का नॉर्मल फोर्स निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां का नॉर्मल जब तक नहीं निकालोगे, अब इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रिक्शन वगैरह कहां है, क्योंकि जहां का फ्रिक्शन वहां का नॉर्मल। मैंने बड़ा अच्छे से तुम्हें समझाया है, थोड़ा बात को आगे बढ़ा के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आइए इधर आइए। तो बोल क्या रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द फ्लोर इज 0.5। अब मैन एंड फ्लोर नहीं बोला, वुड एंड फ्लोर, यानी कि यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बोल रहा है क्वेश्चन वाला 0.5 है। द मैक्सिमम फोर्स दैट द बॉय कैन एक्सर्ट ऑन द रोप। अब ये लड़का इस रोप पे कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सो दैट द पीस ऑफ वुड डज नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस। अब ये जो लकड़ी है ये मूव ना करे, ये कब मूव नहीं करेगा वो सोचो, जब यहां का जो टेंशन है और यहां का जो फ्रिक्शन है वो दोनों एकदम एक दूसरे के बराबर हो जाए। क्यों ऐसा सर, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, कम पे भी मूव नहीं करेगा, लेकिन बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है।
मैक्सिमम टेंशन लगाओगे तो मैक्सिमम खिंचाएगा, मैक्सिमम खिंचाएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। जिस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन टेंशन को ओवरकम करेगा उस सिचुएशन में ये गेम हो पाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा उस केस में टेंशन के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन है यहां पे फ्रिक्शन के लिए म्यू इंटू एन क्या यूज करेंगे हम, ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहां पे नॉर्मल और टेंशन दोनों ऊपर है और वो 90 को बैलेंस कर रहा है, तो पहला इक्वेशन हम बनाएंगे नॉर्मल प्लस टेंशन, ये दोनों 90 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। यहां से इस नॉर्मल का वैल्यू निकालो, नॉर्मल का वैल्यू जगह 90 माइनस टी, ये फोर्स है इसलिए न्यूटन लिखा था मैं, ये मत समझ जाना एन और एन है नहीं तो मिस कर जाओगे, इसलिए ये हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। ओके दोस्त, हाँ सर ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, नो सर। अब देखेंगे गेम क्या होता है। एन का वैल्यू 90 माइनस टी है मेरे भाई। अब फ्रिक्शन का वैल्यू टेंशन के बराबर है, फ्रिक्शन क्या होगा म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना है 0.5 और एन का वैल्यू कितना निकला 90 माइनस टी, ये हो गया म्यू इंटू एन इज इक्वल टू टी। अब इसको सॉल्व करो तो ये 90 से 0.5 हो गया तो ये हो गया 45 और ये 0.5 टी उधर गया तो हो गया 1.5 टी, बात आ रही है समझ में ना। तो टी का वैल्यू कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये पॉइंट उड़ गया हो गया 10 और 5 से ये 15 से कितने टाइम्स में गया 3 में, बोलो हाँ है ना। और ये टेंशन का वैल्यू कितना हो गया 30 न्यूटन, टेंशन का वैल्यू कितना हो गया 30 न्यूटन। तो देखो कितना मजा बात आया, मजा बात आया, बोलो मस्ती में गेम चल रहा है। तो ये हो गया हमारा कहानी भैया, टेंशन का वैल्यू हो गया इस केस में 30 न्यूटन, ना हो गया 30 न्यूटन। और टेंशन का वैल्यू जब 30 न्यूटन प्रोवाइड करोगे तब ये टेंशन फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर पाएगा। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, उसमें भी इस टेंशन का कंट्रीब्यूशन है। तो देखो डायरेक्ट तुम नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन कैसे एक इक्वेशन से नॉर्मल यूज किया और नॉर्मल का यूज करके टेंशन का यूज किया। तो ऐसे वैरायटीज तुम्हारे दिमाग में सेट होते रहना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ा पाया था, इसको जरा सा पढ़ा देता हूं, तुम्हारे काफी काम का होगा, क्योंकि तुम्हें आज फील आएगा कि वो जो mv²/r और mr⍵² का तुम्हें वैल्यू बताया था वो किस तरीके से काम भी करता है रियल लाइफ में भी। मैं तो अक्सर जब कार चला रहा होता हूं तो ये चीज को मैं फील करता हूं, ये जो अभी फिजिक्स देखेंगे देखना। अब क्या है कि हम सपोज करो एक कार हम ट्रेवल कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है ये वाला, तो कार अभी यहां पे आया, सपोज करो इस जगह पे कार है, ओके। एक सिचुएशन में कार यहां पे है, दूसरे सिचुएशन में मान लो कार यहां पे है, तीसरे सिचुएशन में कार मान लो यहां पे है। ये 3 पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम गेम खेलना चाहते हैं, ओके। चलो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब कार यहां से ऐसे आया, कार ऐसे टर्न लिया, शो आए, समझ रहे हो ना, तो यहां पे क्या होगा वो देखो, इसका इस सरफेस पे नॉर्मल नीचे लग रहा और mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। ये इस शार्प टर्न को टर्न ले रहा है, देखो कार इस शार्प टर्न को, तो यहां पे एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री डिफाइन होगा, बोलो हाँ है ना। तो इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए यहां पे क्या होगा, इस जगह पे एक mg फोर्स नीचे लगेगा इस कार के ऊपर, है ना यार, mg फोर्स नीचे लगेगा। इस जगह पे क्या होगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और ये जो सेंटर की तरफ है तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा v, बोलो। तो यहां पे कहानी क्या होगा, नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है, और ये mv²/r प्रोवाइड करेगा। यहां का नॉर्मल को मैंने n1 नाम दिया है। जब कार यहां पे आ गया तब देखो, तो ये रोड को धक्का दे रहा है यहां से, mg से, रोड नॉर्मल प्रोवाइड कर दिया यहां से। तो इस सिचुएशन में कार का हालत क्या है वो देखो, यहां पे mg, यहां पे नॉर्मल को n2 का नाम देता हूं, और इस बार ये v वेलोसिटी से जा रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजेदार है, कोई परेशानी नहीं है, नो सर। अब देखना ध्यान से, जब कार इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है ऐसे टोन है, तो अक्सर तुम देखना, अभी फिजिक्स में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल वैसा ही होता है। जब कार यहां पे है तो इसका mg यहां पे है और यहां पे एक सर्कुलर टर्न है, इसका रेडियस मान लो ये है, सब जगह का रेडियस r ही मान लेता हूं, सपोज करो मैं r ही मान लेता हूं रेडियस यहां से यहां का तक का। तो क्या होगा देखो, mg तो नीचे लग रहा होगा ना दोस्त, हाँ सर बिल्कुल mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। अब देखो यहां का mg ज्यादा होगा नॉर्मल से, तभी ये ऐसा टर्न लिया है।
यहां पे ऐसा टर्न लिया, इसका मतलब नॉर्मल ज्यादा होगा mg से। तो इक्वेशन बनाओ, नॉर्मल माइनस mg बराबर mv² बाय r। देखो यहां का जो नॉर्मल होगा n1 वो mg में कुछ ऐड करके बन रहा है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल ज्यादा होगा। और एक्चुअल में यही होता है, जब तुम किसी कार में बैठ के चलाना और एकदम से ऐसे निकालो तो तुम्हें लगेगा कि एकदम से रोड को धक्का दे के निकल रहे हो तुम। साइकिल वाइकिल बाइक वाइक सब में होता है ये चीज। जब यहां पे तुम इक्वेशन बनाओगे तो इसका ट्रेजेक्टरी में ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये इधर की तरफ mv²/r प्रोवाइड कर रहा है। इक्वेशन बनाओगे mg माइनस n3 इज इक्वल टू mv²/r। सब जगह वेलोसिटी भी मान लेता हूं मैं, mv²/r। इस बार n3 उधर और ये इधर, तो n3 जो होगा वो mg में से कुछ घट रहा होगा। और ये रियल में फील होता है, जरा तुम फील करना। कभी कभी वो जो एकदम से ऐसे कार होता है, बहुत स्पीड में कार को ले जाओ शॉय, तो कभी कभी देखते हो तुम मूवीज वगैरह में भी। मैं तो इसको काफी फील किया जब मैं बहुत पहले दिल्ली में जब मैं ऑफलाइन सेंटर जाता था, तो घर से जब जाता था ना, तो एक थोड़ा सा रोड इस तरीके से था। और जब भी मैं उस पॉइंट पे जाता था ना, तो कार का स्पीड एकदम थोड़ा ज्यादा होता था। समटाइम्स कार यहां से डायरेक्ट यहां आ जाता है। नोटिस किया हो तुम लोग, मूवीज में तो अक्सर यहां से उड़ा सीधा यहां गिर गया, देखते हो ना। वो क्यों, जरा समझने की कोशिश करो। क्योंकि नॉर्मल कम हो रहा है, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तुमने, तो वो mv²/r अगर mg को बैलेंस कर ले तो नॉर्मल फील ही नहीं आएगा समटाइम्स। तो तुम्हारा कार उस सरफेस को जहां पे ऐसे टर्न होगा उसको लीव भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल इज ऑल अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट लूज होने की चांसेस यहां पे है, क्योंकि v अगर बढ़ा दिया, बहुत तेजी से कार को उछालोगे तो कार एकदम से छोड़ देगा सरफेस को, कार एकदम से सरफेस को छोड़ देगा, क्योंकि mv²/r ही कैपेबल है कार को mg को बैलेंस करने के लिए। और तुमने वेलोसिटी और ज्यादा कर दी, तब तो भैया कहानी ही रच गया। ये और ज्यादा मतलब निगेटिव, इसका मतलब एक्चुअल में ये जो mv²/r जो प्रोवाइड कर रहा होगा वो फोर्स ज्यादा कैप्चर कर रहा है। और डायरेक्शन को देखो, इस बार mg नीचे लिखा और mg में से कुछ घट रहा है, घटने वाला चीज ज्यादा हो गया, तो वो इसके डायरेक्शन के अपोजिट में मूवमेंट दे देगा। बात आ रही है समझ में। लेकिन सबसे बढ़िया बात यही मैं बताया कि कार जब ऐसे लीव कर रहा होता है तब ध्यान रखना होता है स्पीड का, अदरवाइज तुम्हारा कार कांटेक्ट छोड़ देगा। अब एक बढ़िया बात मैंने यहां बताया, देखो ये केस डील करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जब कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो इसका जानते हो तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यहां पे ये इनफाइनाइट होता है। एक प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो कौन सा कर्व बनाएगा? हम बोलते हैं वो इनफाइनाइट रेडियस का कर्व बनाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो जब यहां पे तुम mg माइनस n लिखोगे या n माइनस mg, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। mg माइनस n2 करो या n2 माइनस mg, जब तुम mv²/r करोगे वेयर r टेंड्स टू इंफिनिटिव, समथिंग बाय इंफिनिटिव इज 0, ये 0 को अप्रोच कर देगा और नॉर्मल इस केस में mg के बराबर होगा। और रियल केस में भी यही होता है, प्लेन सरफेस में यही तो होता है। बताओ मुझे, प्लेन सरफेस में यही तो होता है। जब प्लेन में कार चल रही होती है तो तुम्हें कुछ थोड़ी फील हो रहा होता है, क्योंकि तुम्हारा mg और नॉर्मल एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होता है और वो दिख भी रहा है। ऑल्दो तुम्हारे कार के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, तो ये बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिटिव। लेकिन जब तुम ऐसे कर्व सरफेस होते हो तो बहुत ऐसे झूला में भी अक्सर ये चीज फील आता है। जब कोई तुम ऐसे स्विंग वगैरह जाओगे अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में कहीं पे भी, तो जब ऐसे एकदम से ले जाएगा शू, तो तुम्हें लग रहा है तुम बहुत तेजी से नीचे अपने सीट को धक्का दे रहे हो, ऐसे एकदम नीचे की तरफ। और जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आएगा तो तुम्हें वेटलेसनेस थोड़ा सा फील होगा। गॉट द पॉइंट? तो वहां पे वो mr² का कंपोनेंट काम कर रहा होता है लाइक दिस। और यहाँ पे इस तरीके से तो नॉर्मल यहाँ बढ़ जाता है, तो तुम प्रेस डाल रहे हो तो अपने सीट को, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। और ऐसे सिचुएशन में तुम्हें लगता है क्या खाली सा फील होने लगा। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा फील हुआ जरूर बताना मुझे कमेंट करके। ओके, ये भी हो गया। अब अगला चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ PYQ और आ गया। 2018 का क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू और हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव। ओके, बोल रहा है m मास का बॉडी है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है,
एक फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल बट इट डज नॉट मूव, यानी कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद ये मूव नहीं कर रहा है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, बट इट डज नॉट मूव, ऐसे फोर्स लगाया, लेकिन ये जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, ये इसे मूव नहीं करवा रहा है। बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, तो जैसे यहां पे फोर्स लगाओगे तो यहां पे क्या लगेगा वो देखो, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है, और यहां पे क्या लगेगा देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर की तरफ, देख रहे हो, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, ओके, फोर्स इधर लगाए तो बोल रहा है बट इज नॉट द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब देखो दो केसेस पॉसिबल है, जब तुम कोई फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन का वैल्यू हो सकता है इस फोर्स से बहुत ज्यादा हो, तो जब तुमने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन लगा के रोक दिया इसे, और हो सकता है इसके जस्ट बराबर भी हो, दो केस पॉसिबिलिटी हमेशा है। हाँ सर, तो अगर मैं बोलूं कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे है तभी मैं इसको म्यू इंटू एन बोल सकता हूं, अदरवाइज मैं म्यू इंटू एन नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मान लो कि यही कार ही है, सपोज कर लो ऐसे कार है और मैं कार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये कार मूव नहीं कर रहा है, हाँ मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स कुछ तो लग रहा है ना, 0.5555 न्यूटन, बहुत छोटा सा भी फोर्स, लेकिन लगा तो रहा हूं ना मैं यार, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, अब मूव करने लगा, देख रहे हो, लेकिन अभी नहीं मूव कर रहा है, मैंने थोड़ा कम किया फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम कौन सा लग रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कम पे भी मूव नहीं करेगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन पे भी मूव नहीं करेगा, जस्ट अबाउट टू मूव होगा। क्या बोलते हो, ये क्या हुआ भाई, हाँ चलो ठीक चल रहा है, ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे बताओ मुझे कि नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, तो ऐसे केस में नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा वो बताओ मुझे। ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा वो होगा नॉर्मल और फ्रिक्शन का स्क्वायर, तो यहां पे जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। आया बात समझ में, कोई भी दिक्कत, जल्दी से बताओ। अब नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, इसका मास अगर m है तो mg को बैलेंस करेगा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू mg के बराबर हो जाएगा, देखो डन है। अब यहां पे ये जो चीज मैंने निकाला, ये कांटेक्ट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये वैल्यू थोड़ा कम भी हो सकता है इससे अगर फ्रिक्शन कम हुआ तो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये हो जाएगा mg का स्क्वायर, ओके, अच्छा रूट अंडर लिखना क्यों भूल रहे हो, प्लस यहां पे म्यू mg का होल स्क्वायर, हाँ बेटा, और इसका रूट अंडर, तो mg का स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा mg रूट अंडर, यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया म्यू स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट है, लेकिन मैं इस बार गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि यही लग रहा होगा, तो ये लग भी सकता है और इससे छोटा भी इस ब्लॉक को रोक सकता है। तो याद रखना ऐसे सिचुएशन में ये जो कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू पूछा है ये लेस देन इक्वल टू कांटेक्ट का मैक्सिमम होगा, है कि नहीं, और कांटेक्ट का मैक्सिमम कितना है, mg रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो यहां से तुम्हें समझ में आ गया कि कांटेक्ट फोर्स जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो कि मैंने बताया यहां पे, रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट, वो F जो है वो लेस देन इक्वल टू mg इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि जब इक्वल टू होगा तब मैक्सिमम वैल्यू एक्ट कर रहा होगा, जिसका हमें अभी पता नहीं है। देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। चलो अगला टॉपिक कवर करते हैं। ओके, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। तो ये याद रखना कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर होता है, ये सही लाइन होता है, याद रखना कि कोई भी बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है बॉडी को और उसी को तुम रोल कराओगे तो वहां पे फ्रिक्शन कम काम करता है। जैसे देखो इसी बॉडी को, ये सरफेस है, इसको मैं अगर ऐसे पलट दूं कार को, अब धक्का दूं तो मुझे थोड़ा फोर्स लगाने की जरूरत होगी इसको स्लिप कराने के लिए ऐसे, लेकिन अगर ऐसे है और अब फोर्स की जरूरत है तो वो कम फोर्स से भी ये घूम जाएगा। आ रहा है समझ में, ये कम फोर्स से भी चल सकता है। दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वहां पे। और दूसरे सरफेस में कोई व्हील नहीं था, वो स्लाइड कर रहा था, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसीलिए रोल जल्दी कर रहा होता है था चीज। ये सही है, लेकिन हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है। बोला लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, हमेशा मैं एफ मैक्स बोलता हूं, एफ का लिमिटिंग वैल्यू बोलता हूं, और ये जो होगा वो म्यू इंटू एन के बराबर बोलता हूं मैं।
याद है तुम लोगों को? तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, ये भी सही स्टेटमेंट है। बोल रहा है कॉफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ कोई भी फ्रिक्शन है वो तो डायमेंशनलेस है। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ लेंथ है, ये गलत है। म्यू का कोई वैल्यू होता है बस 0.3, 0.2, 0.1 एंड सो ऑन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कोई भी यूनिट नहीं होता, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो ये गलत है। और इसने पूछा कौन इनकरेक्ट है, यानी कि मेरे लिए यही सही है, जो गलत है वो मेरा सही ऑप्शन है। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने सिखाया भी था। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट समटाइम्स फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे सरफेस के, एक सरफेस के ऊपर कोई जाना चाहे या एक जल्दी से जाना चाहे, तो वहां फ्रिक्शन एक्ट करेगा दूसरे के ऊपर और पहले के ऊपर भी एक्शन रिएक्शन में, और उस तरीके से बॉडी में चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। तो ये सब देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, लेकिन टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है देखो। तो डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है। द इंपॉर्टेंट थिंग है आपको एफर्ट पे करने हैं, और कांस्टेंट एफर्ट ही आपको एक बेहतर पर्सन बना पाएगा, जो आपको करते रहना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2015 का। बोल रहा है ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल ए, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट पासेस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ द टेबल and from the other end of the another block B of mass m2 is suspended। तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। A block of mass m1 rest on the horizontal table, तो horizontal table पे एक block m1 डाल दिया, लेकिन अभी तुरंत दूसरा बात बोला इसने, a light string connected it passes over a frictionless pulley। तो यहां पे एक frictionless pulley भी है और एक light string इससे कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड है लाइट स्ट्रिंग, और ये लाइट स्ट्रिंग एक मास से भी कनेक्टेड है, ऐसा ऊपर में बोल दिया है। यहां पे तो मास समझ में आ गया था मुझे, लेकिन दूसरा चीज नहीं आया था समझ, ये वाला बोला अनदर ब्लॉक ऑफ बी ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड, किससे किससे, बोला फ्रिक्शनलेस पुली एट द एज ऑफ द टेबल एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड। तो एक एंड से तो ये कनेक्टेड है और दूसरे से यहां पे कनेक्टेड है, और ये सारा क्या गेम कर रहा है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है। बोलो मजा आ गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं सर। अब यहां पे m1 है, ब्लॉक ए ऑफ मास m1, और क्या बोल रहा है ब्लॉक बी ऑफ मास m2, ये वाला ब्लॉक बी ऑफ मास m2। अब नीचे देखो ये हो जाएगा m2g, और यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी से देखो, यहां पे हो जाएगा टेंशन, यहां पे हो जाएगा टेंशन, यहां पे हो जाएगा m1g देखो, और ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, ठीक। अब ये वाला फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी है यहां पे देखो, कहां पे बोल रहा है द कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू के। इन दोनों के बीच में म्यू के है भैया, इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बात किया तो इधर फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा म्यू के mg होगा, क्योंकि नॉर्मल mg के बराबर होगा, और म्यू इंटू एन नाम का फोर्स लगता है जब काइनेटिक की बात करते हैं। अब हमें पूछा कि टेंशन बताओ, तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि नीचे का फोर्स m2g है और इधर खींचने वाला फ्रिक्शन है। एक्सेलरेशन मैंने बार बार बोला है तुम्हें निकालने के लिए, नेट फोर्स बाय नेट मास, तो m2g माइनस म्यू के mg, बोलो हाँ है ना, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, m2g माइनस म्यू के mg डिवाइडेड बाय नेट फोर्स हो गया। अच्छा ये कौन सा है, ये m है या m1 है, m1 है, इसको गलती मत करो, तो ये m1 लिखो और यहां पे भी m1 लिखो, नहीं तो मिस कर दोगे तुम, m1 हो जाएगा, देख रहे हो। तो दिस फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, दिस इज द एक्सेलरेशन। बोलो कोई परेशानी नहीं है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन हियर, टेंशन निकालना है तो क्या लिखोगे, m2g माइनस टी बराबर m इंटू। तो यहां से जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम क्या लिखोगे वो देखो, यहां पे लिखोगे m2g माइनस ये वाला t इज इक्वल टू m2 इंटू ए, m2 इंटू ए, और a का वैल्यू ये कैसे लगाया सर, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां से भी निकल जाएगा, टेंशन माइनस म्यू के mg इज इक्वल टू m1 इंटू ए, तो दोनों का बराबर ही होगा, जितने से ये इधर जा रहा है उतने से ये इधर जा रहा है, बोलो हाँ है ना, कहीं से भी निकाल सकते हो तुम।
m2g माइनस टी बराबर m2a। तो a का वैल्यू ये उठा के रखो यहाँ पे। अच्छा a ही लिख देता हूं अभी। तो अब जब t निकालोगे तो t उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। t का वैल्यू क्या होगा वो देखो, t उधर ये इधर, तो ये हो जाएगा m2। देखते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया मैंने। m2, हाँ सर, अच्छा ऑप्शन में क्या है, g कॉमन में है, बाकी सेटल डाउन किया है, तब तो सॉल्व ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, t इधर गया, इधर आया, तो ये हो गया m2g माइनस m2, और ये सारा चीज a का वैल्यू यहां आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पे सेट करो, तो m2 का स्क्वायर इंटू जी, m2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस म्यू के m1 m2g, क्योंकि m2 मल्टीप्लाई वाला चीज यहां से आ जा रहा है एक्स्ट्रा m2 सब में, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या करो, 1 रख दो और इसका एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, यहां से मल्टीप्लाई होगा m2g इंटू m1, m1 m2g, यहां पे m2 का स्क्वायर इंटू जी, और ये सारा माइनस में गेम हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो माइनस है वो खेल अभी नहीं खेला गया है, तो पहले यहां पे एलसीएम लेके टेंशन का वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से। तो टेंशन कितना हो जाएगा वो देखो, टेंशन हो जाएगा ये m1 प्लस m2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा m1 m2g प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। देख रहे हो क्या हो जाएगा, m1 m2g प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी, माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी। और फिर क्या होगा वो देखो, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस म्यू के m1 m2g प्लस म्यू के m1 m2g डिवाइडेड बाय कितना होगा बताओ, m1 प्लस m2। बोलो मस्ती में चल रहा है खेल। तो ये m2 के स्क्वायर इंटू जी, m2 स्क्वायर इंटू जी, खत्म। और बचा ये यहाँ पे m1 m2g m1 m2g, तो दोनों में है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा गेम खेल लो, तो m1 m2 भी कॉमन आ रहा है, चलो ले लो, m1 m2 भी कॉमन आ रहा है, ले लो, g भी कॉमन आ रहा है, ले लो। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा म्यू के, और g कॉमन इधर लिख दिया मैंने, ऐसे स्टाइल है लिखने का। m1 m2 g ही कॉमन है एक्चुअल में, तो यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे म्यू के ही बचा, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे जल्दी से बताओ, m1 प्लस m2। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन मस्ती में टेंशन समझ में आ गया, जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, बचवा और बचवी लोग एकदम मस्ती में। ठीक है दोस्त, पक्का। चलिए, तो यहां पे ये चीज हमने सॉर्ट आउट कर लिया प्रॉब्लम को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2015 का क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड। ओके, एक एंड को बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ है। यस, ऑन द अबाउट द अदर एंड, तो दूसरे एंड को फिक्स करके एक एंड को क्या कर रहे हैं यहां पर, इसको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। बोला एज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री। तो जैसे जैसे ये वही वाला सिचुएशन हो गया कि सपोज करो एक कार को यहां पे रख दिया और यहां पे मैं एंगल ऑफ, यहां पे ये एक इसको फिक्स करके ऐसे रेज कर रहा हूं, रेज कर रहा हूं, रेज कर रहा हूं। जैसे ये 30 डिग्री पे हुआ, ये देखो नीचे आने लगा, देख रहे हो कितना बढ़िया एग्जांपल है, नीचे आ रहा था, ऐसा ही कुछ था। तो ये हुआ एज द इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट टू स्लीप। बहुत अच्छा फिजिक्स है ये, बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लीप। इसका क्या मतलब है कि यहां पे इस मोमेंट पे जस्ट अबाउट टू स्लाइड का कंडीशन है। जस्ट अबाउट टू स्लाइड में क्या होता है, जो म्यू होता है वो इस एंगल के बराबर होता है tan थीटा के। यानी कि ये मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताओ, एंगल ऑफ रिपोज की बात करता है, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड का, ठीक है। एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक। ओके, यहां से क्या किया इसने, 4 मीटर नीचे आ गया, ये वाला डिस्टेंस है 4 मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। अच्छा, आने में भी उसे 4 सेकेंड लगा है। बोल रहा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक। तो बॉक्स का तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करता है ये।
ऐसे केस में tan कितने डिग्री पे हुआ? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है? tan 30 ये होता है 1/√3। 1/√3 को कैसे करोगे सॉल्व? तो यहाँ पे चलो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया √3 1.73 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? 3 का 3। ये हो गया कितना? 3 से पॉइंट दिया, 3 5 जा 15, बचा कितना? 2 और यहाँ पे 3, तो ये हो गया कितना? 23। तो 3 7 जा 21, बचा कितना? 2, तो फिर से हो जाएगा लगभग 37। तो ये 0.57 स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये 7 जो है वो इसमें 1 ऐड कर देगा, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 0.6। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, और स्टैटिक का वैल्यू 0.6 इसमें है और 0.6 इसमें है। अब बचा 0.5 और 0.6। अब काइनेटिक कैसे निकलेगा? वो इन डेटा से निकलेगा। वैसे अगर तुम्हें पता हो कि काइनेटिक कम होता है तो फिर 0.5 टिक कर देंगे, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन वालों ने सॉल्व भी कर दिया तो यार सॉल्व करके निकालना बेहतर है काइनेटिक को। बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक। अब देखो जब ये स्लाइड कर गया होगा तब तो काइनेटिक लगा होगा इसके ऊपर, जो 4 सेकंड में नीचे तक लाया है 4 मीटर का, है कि नहीं? तो यहां पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा अब नीचे की तरफ वो कितना होगा? वो होगा g sin थीटा और माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। बोलो मजा आया या नहीं आया? ये कैसे लिख दिया सर आपने? तो ये मैंने ऐसे लिखा, ये लो, ये मैंने ऐसे लिखा। पहले जो इतना पढ़ाया फ्रिक्शन उसका कुछ तो फायदा उठे। यहां पे पढ़ाया मैंने कि अगर ये एंगल थीटा है मेरे भाई और यहां पे तुम्हारे पास एक ब्लैंक है, बॉक्स है, ब्लैक कुछ भी है, मान लो ये है, तो क्या होगा वो जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पे इसके ऊपर अगर हम बात करें, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था कितना? mg। यहां पे नॉर्मल और mg के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइनेशन का होता है। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, जिधर थीटा उधर cos कंपोनेंट आता है, तो mg का ये वाला mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा हो जाएगा। और ये जो नॉर्मल होगा इसके इसमें वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। फ्रिक्शन जो होगा यहाँ पे वो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा, और n कितना है? mg cos थीटा, तो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। देखते जा रहे हो। अब नेट फोर्स नीचे कितना होगा? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ मुझे? नेट फोर्स बाय नेट मास, तो हो जाएगा mg cos थीटा माइनस म्यू। अब क्योंकि ये स्लाइड डाउन हो रहा है तो इसीलिए यहां पे म्यू के लिख रहा हूं मैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू के mg cos थीटा और डिवाइडेड बाय m। तो m कॉमन लेके तुम कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? g sin थीटा माइनस, जल्दी से बताओ, म्यू के g cos थीटा, और m और n खत्म। दिस इज द एक्सेलरेशन। बोलो मजा आ गया? तो आग और दिल बरसा दो जल्दी फटाफट से। क्या? g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, यही मैंने लिखा, g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। अब ये सब चीज में टाइम मत लगाना, जैसे अभी लगा के दिखाया, एकदम याद रखना चाहिए तुम लोगों को। अब बड़ा ही आसान सा चीज है, यहां से यहां तक डिस्टेंस तुम्हें पता है 4 मीटर का है, तो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा, ut है नहीं तो हो जाएगा हाफ, और ये a का वैल्यू ये सारा का सारा यहाँ पे कॉपी कर लो, और टी स्क्वायर, t का भी वैल्यू 4 इंटू 4 हो गया। तो देखो एक 4 तो यहां से कैंसिल आउट हो गया ये वाला, और एक ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि यही चीज तो यहाँ पे है। हाँ सर, तो यही चीज ये 1/2 के बराबर हो गया। तो जी कॉमन भी ले सकते हो, या इसको g sin थीटा का वैल्यू लिख सकते हो, g sin 30 माइनस म्यू के, g का वैल्यू पता है 10 इंटू कॉस 30, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 1/2। तो ये गेम ऑन हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। देखा? तो ये 1 को ढंग से लिख लो, थोड़ा सा इधर कर दो, ये हो गया पूरा कहानी। देखो मजा आया तुम्हें? अच्छा लगा तुम्हें? हाँ सर। तो यहाँ पे जी का भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, म्यू के निकाल लेना, ये कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना, चांसेस है कि कम आना चाहिए। ठीक है, पक्का? अब तुम्हें थोड़ा कुछ और पढ़ाता हूं, देखना एक चीज और। चलिए सर बता दीजिए, अब कुछ पीवाईक्यू वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह हैं। एक ये क्वेश्चन पहले मैं लूंगा थोड़ा थोड़ा। अब जरा देखो, बोल रहा है अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरीली। इसको क्या किया? पुश किया ब्लॉक को v वेलोसिटी से अलोंग द हॉरिजॉन्टल विद द सरफेस
विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, v से हमने यहाँ पे इसको क्या किया, भेज दिया इधर, देखो ध्यान से। बोल रहा है इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन b एंड द सरफेस। अब इसके बीच का म्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो यहाँ पे म्यू mg हो जाएगा इसका फोर्स, बोलो हाँ है ना, फोर्स हो जाएगा ये जो कि पीछे की तरफ है। तो एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय m, और ये जो होगा वो क्या होगा, म्यू mg डिवाइडेड बाय m माइनस का। अब क्या होगा जल्दी बोलो, ये mm खत्म तो क्या हो जाएगा, माइनस का, जल्दी देखो, माइनस का म्यू इंटू जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या हो गया वो देखो, ये क्वेश्चन एकदम याद रखना, कभी भी आ जाएगा कि कोई भी एक सरफेस है v वेलोसिटी से भेजा है हमने, तो रिटार्डिंग फोर्स लग जाएगा जिसके चलते रिटार्ड करेगा ये बॉडी, रिड्यूसिंग वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे म्यू इंटू जी। बोल रहा है ब्लॉक बी विल कम टू द रेस्ट आफ्टर अ टाइम, कितनी देर के बाद इसका वेलोसिटी जो होगा फाइनल वो जीरो हो जाएगा, ये क्वेश्चन है भैया। बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी है तो थोड़ी देर बाद घट के जीरो हो ही जाएगा। अब एक बड़ा ही शानदार चीज ये है कि यहां पे ये फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस at को हम सॉल्व करेंगे, तो u जो है वो कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v माइनस म्यू g और ये t, तो ये इधर आ गया, तो म्यू जी t किसके बराबर है, देखो v के, तो t किसके बराबर है, देखो v बाय म्यू इंटू जी के। बोलो मजा आया क्या, अच्छा लगा, v बाय म्यू इंटू जी के, मस्ती में। तो t किसके बराबर हो गया, जल्दी बताओ, v बाय म्यू इंटू जी, दिस इज द आंसर। t किसके बराबर हो गया, v बाय म्यू इंटू जी के। डन 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 है, अच्छा लगा। अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, देखो ध्यान से। तो अब एक और चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, समटाइम्स क्वेश्चन ना स्यूडो फोर्स पे बड़ा ही अच्छा बनता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये कार वाला, ये बताना पसंद करूंगा मैं, जरा सा देखते हैं ये कार वाले के ऊपर। देखो होगा क्या, बोला ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ट सी, बोला कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड कार्ट इज म्यू, द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द फॉलिंग। तो जैसे ये ए से एक्सेलरेट करोगे ना, और इसी में बैठ के अगर तुम देखोगे इसी के फ्रेम में, तो एक सूडो फोर्स पीछे लग जाएगा, इसका मास और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के प्रोडक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो दिस इज द सूडो, देखो सूडो फोर्स कैसे काम कर रहा है यहां पे, है ना। और इस सूडो के चलते क्या होगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन पैदा कर देगा। अब फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो देखो वो म्यू इंटू एन हो जाता है। अब यहां पे देखो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन, तो म्यू, अब बोला है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द फॉलिंग। अब नीचे की तरफ जो इसका mg फोर्स लग रहा है ना यार, नीचे जो mg लग रहा है उसे रोकना है, तो इस यहां पे क्या लगा दिया मैंने, फ्रिक्शन लगा दिया। देखो ध्यान से, फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू एन। अब ये नॉर्मल m इंटू अल्फा के बराबर हो गया, m इंटू अल्फा के। और यहां से हम क्या बात कर सकते हैं, देखो ये फ्रिक्शन ही है जो mg को बैलेंस कर रहा है। अब फ्रिक्शन का वैल्यू अगर बड़ा हो जाए तो भी mg को रोक सकता है, या बराबर हो जाए तो भी mg को रोक सकता है। यानी कि फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg के बराबर m अल्फा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैंने तुम्हें बोला। आया बात समझ में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो फ्रिक्शन जो है वो उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए, mg से बड़ा होना चाहिए और mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये प्रिवेंट कर पाएगा। और ये फ्रिक्शन हो गया म्यू mg, और म्यू m इंटू अल्फा, क्योंकि म्यू इंटू एन हो जाएगा, तो म्यू m इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो फटाफट से, mm खत्म और कुछ खत्म नहीं, तो अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू हो जाएगा। लेकिन तुमसे क्या पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट, म्यू पूछा है। तो म्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जल्दी से देखो, म्यू है यहाँ पे म्यू, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा g बाय अल्फा। देखो मजा आया तुम्हें, समझ में आया कि सूडो फोर्स ने नॉर्मल प्रोवाइड कर दिया
और नॉर्मल के चलते यहाँ म्यू इंटू एन में अल्फा आया, और ये फोर्स अगर mg से बड़ा है तो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा। तो ये जो म्यू है जरा सा देखना, वो हो जाएगा g बाय अल्फा। अगर अल्फा पूछता तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू हो जाता। तो कोई भी कंडीशन पूछा है तो बोल रहा है सेटिस्फाइड, तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय म्यू। तो ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन इस पे भी है कि तुम स्लाइडिंग वाले चीजों को समझ पाओ। ठीक, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिसिंग है अभी तक, बाकी पीवाईक्यूज तुम लोगों से सॉल्व भी हुआ होगा काफी अच्छे तरीके से। एक चीज और मैं बताने के लिए आया हूं यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चंस को बताना चाहता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चंस को बताना चाहता हूं मैं कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं एक महान अस्त्र शस्त्र देता हूं तुम्हें, जो किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में लगता है। और तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन से करते हैं, लेकिन बड़ा ही बढ़िया चीज समझा देता हूं जो याद रखना हमेशा रखोगे। जैसे क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, जब भी कोई यूनिफॉर्म रॉड है, अगर ये एल लेंथ का है और मास m है, तो तुम इसका सेंटर ऑफ मास पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा तो तुम बोल दोगे कि L/2 पे होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या सेंटर ऑफ मास ढूंढने में? तो ऐसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास की आवश्यकता पड़ेगी, हमें ध्यान रखना। ठीक, एक चीज अब पूछ रहा है मास m एंड लेंथ l है और ये रोटेट कर रहा है, ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 पूरा का पूरा इसके चारों तरफ, with a constant angular speed omega as shown in the figure। बोल रहा है टेंशन इन द रॉड एट अ पॉइंट। तो यहां पे तुम लगाओगे मेरा वाला मेथड। कौन सा? मेरा वाला मेथड। क्या लगाओगे? मेरा वाला मेथड। आज से हो गया ये तुम्हारा वाला मेथड। क्या लगाओगे वो देखो। कभी भी अगर इस तरीके के रॉड में कभी पूछता है तुमसे किसी भी पॉइंट पे बताओ टेंशन कुछ भी, मान लो ये हिंज कर दिया, ये ओमेगा से रोटेट कर दिया, कहीं पे भी पूछता है तो क्या करना है वो देखो। जहां पे भी टेंशन पूछता है वहां से कट मारो, और कट का साइन देखो इधर का, उसके आगे वाले का मास कंसीडर कर लो। अगर मैं सपोज करो ये कोई भी एक लेंथ है और मैं मान लो यहाँ पे पूछा हूँ टेंशन बताओ, मान लो ये L/2 पे है, मानने में कुछ भी नहीं जा रहा है, L/2 पे, तो टेंशन एट L/2 बताओ। तो ये जैसे ही घूम रहा होगा तो इसका टेंडेंसी होगा बाहर की तरफ जाने का, होगा ना, जिसके चलते टेंशन क्रिएट होगा। तो जहां पे भी टेंशन पूछेगा वहां से कट मारो, उसके आगे वाले मास को कंसीडर करना। ठीक, तो यहां का आगे वाले मास को कंसीडर किया, मान लो ये वाला मास है, आगे वाले का MA लिख देता हूं मैं, या AG लिख देता हूं, मास आगे वाला। अब यहां पे टेंशन जो होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन ये है। ये टेंशन इस सारे मास के चलते होगा, इसीलिए मास आगे वाला लेना है। यहां पे क्योंकि सर्कुलर मोशन होगा तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mv²/r या mr⍵² होगा। अब क्वेश्चन है r क्या होगा, क्योंकि ये मास एक कंसेक्यूटिव मास है, एक कांस्टेंट मास है, तो यहां पे इन सारे के सारे मास को तो हमने ले लिया, लेकिन r इस मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा, अब ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, इस मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा, मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका डिस्टेंस यहां से लेना है और ω² कर देना है। तो कभी भी टेंशन अगर निकालना है तो क्या लिखना है, मास आगे वाला लिख दिए, मास आगे वाला, जहां का टेंशन पूछ रहा है वहां से आगे वाला, इनटू लेंथ कौन सा लोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अभी लिखने वाला हूं, लेंथ कौन सा लोगे, और इनटू ω², mr⍵²। अब बचा r क्या लोगे, r लोगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द आगे वाला मास। बात समझ में आ रहा है, आगे वाले मास के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से लिखिए, आगे वाले मास का जो सेंटर ऑफ मास है इसका पोजीशन कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। या आर कहां से लोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोगे। किसका लोगे, जो आगे वाला मास है उसका सेंटर ऑफ मास का लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैंने क्या लिखा वो देखो, मैं लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ, या आर क्या है, वो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ
आगे वाला मास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आया बात अब समझ में? बस सीधा आंसर निकालता है, और ये तगड़ा डबल AR में बना रहा हूं मैं तुम्हें, ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी अगर तुमने ये लाइन मेरा सीख लिया तो। अदरवाइज तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू लेके, लेकिन ये किसी भी क्वेश्चन में लगता है, कभी गलत नहीं होता है, इसीलिए 2 क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं, अभी टेंशन मत लो। क्या लेना है? मास आगे वाले का, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आगे वाला मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, वही टेंशन होता है हमेशा। क्या? हाँ, तो चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे वाला मास निकालना है हमें। अब देखो टोटल लेंथ कितना है? L, ये L/3 है, तो ये टोटल लेंथ कितना होगा बताओ मुझे? ये 2L/3 होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? यहां पे होगा। ऑल्दो टोटल मास मैं निकाल रहा हूं यहां पे आगे वाले का, वो निकाल लूंगा यूनिटरी मेथड से, लेकिन इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां से लेना है। तो ये टोटल डिस्टेंस है 2L/3, इसका आधे पे होगा तो ये हो गया L/3। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से समझ आया। इस बार R क्या लोगे? L/3 प्लस L/3, क्योंकि यहां से लेना है इसके सेंटर ऑफ मास का। मास क्या लोगे? टोटल मास कितना है? 2L/3, सॉरी टोटल मास है M, लेंथ है L, तो L लेंथ का मास है M, तो यूनिट लेंथ का मास होगा M/L, इसीलिए 2L/3 लेंथ का मास कितना होगा? M/L इंटू 2L/3। ये एक ही नियम जो बचपन में पढ़ते थे वही है, LL खत्म, तो ये क्या हो गया? 2M/3। अब देखो यहां पे टेंशन चाहिए, तो यहां से आगे वाले का मास कितना निकला मेरे भाई? 2M/3, तो लिख लो 2M/3। तो अब हमें ये इस जगह का टेंशन निकल रहा है, देखो कितना मास आगे वाला 2M/3 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसका? आगे वाले मास का। तो L/3 प्लस L/3 कितना हो गया? 2L/3, तो हो गया M इंटू 2L/3, M R देख लो ध्यान से, इंटू ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर। 2 2 जा 4ML, 3 3 जा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 4/9 ML ओमेगा स्क्वायर। कितना मजा आया, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? 4/9, तो यहां पे है 4/9 और कहीं है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ML ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर। ओके, और सिमिलर क्वेश्चन यहां पे मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क दिया है, तो सेम क्वेश्चन देखो। अब अगर तुम इतने से का मास निकालोगे तो कितना होगा बताओ मुझे? ये लेंथ कितना है? L-x, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? L-x/2 हो जाएगा। इसका मास कितना होगा? M/L इंटू L-x, यही होगा मास। तो मैंने क्या क्या बताया? अगर मैंने पूछा इस जगह का टेंशन बताओ P पॉइंट पे, तो टेंशन P पॉइंट क्या होगा? मास आगे वाला मास कितना है बताओ? M/L इंटू L-x इंटू R कितना होगा? x प्लस L-x/2, एलसीएम हो गया तो ये हो गया 2x प्लस L-x/2, है कि नहीं? 2x माइनस x प्लस L, इसको L प्लस x लिख लेता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, R क्या है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहां से, इसीलिए x ऐड हुआ इसमें, तो ये हो गया L प्लस x, ये क्यों हो रहा है? बाय 2। M हो गया, R हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया R L प्लस x/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म। मजा आया कि नहीं? तो देखो इसको दोबारा से करना, L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया ये, और ओमेगा स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया? M, और यहां पे क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 2L, तो ये क्या हो गया? टेंशन एट पॉइंट P। तो देखो कितना मजा आया, M/2L ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, M/2L ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया, कुछ क्वेश्चंस PYQ आप लोगों के ऊपर छोड़ा हूं, ये सब सारा कर लेना जो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में दे रखा है। तो अब अपन बहुत ही धुआं उड़ा के पहुंच चुके हैं और स्टार्ट करेंगे कौन सा बेटा? कौन सा? वर्ड पावर एनर्जी नेक्स्ट सेशन से। इसके कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हुआ होगा तो जरूर कमेंट कर देना, एक से लेके सारा मैंने ऑलरेडी भेजा था वो मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चा लोग, हैप्पी कृष्णाष्टमी। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।